नमस्कार। आज हम भारत के श्रम कानूनों के उस उलझे हुए जाल में उतरने वाले हैं जिसे सुलझाने की कोशिश कह सकते हैं दशकों से हो रही थी। सोचिए 29 अलग अलग कानून, कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने। जी, और वो देश के लगभग 50 करोड़ कामगारों की जिंदगी तय करते थे। बिल्कुल। अब उस पूरे जाल को हटाकर सिर्फ 4 कोड लाए गए हैं। सिर्फ 4? हमारी आज की बातचीत का जो आधार है वो है सरकार का दस्तावेज, नए भारत के लिए नया श्रम कोड। तो आज हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि ये बदलाव सिर्फ कागज पर हैं या वाकई जमीन पर कुछ बदलेंगे। और उन 50 करोड़ लोगों के लिए इनका मतलब क्या है, चाहे वो किसी बड़ी फैक्ट्री में हो या किसी ऐप के लिए डिलीवरी कर रहे हो। चलिए इस कानूनी भूलभुलैया को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। दस्तावेज कहता है कि भारत के जो 50 करोड़ कामगार हैं उनमें से लगभग 90% असंगठित क्षेत्र में हैं। मतलब जिन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती थी। जी, और दस्तावेज में पुराने कानूनों के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, विधानों का जाल। ये सुनने में इतना जटिल लगता है। हाँ बिल्कुल। और ये जाल इतना पुराना और उलझा हुआ था कि अक्सर श्रमिक और कह सकते हैं उद्योगपति दोनों ही इसमें फंसे रह जाते थे। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि इन कानूनों को सरल बनाने का विचार कोई नया नहीं है। ये पहले भी सोचा गया था। जी हाँ, दस्तावेज बताता है कि दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 2002 में ही इन सबको मिलाकर कोड बनाने की सलाह दी थी। 2002 में? हाँ, लेकिन जैसा कि दस्तावेज में कहा गया है, 2004 से 2014 तक इस पर कोई खास प्रगति नहीं हुई। इन सुधारों को जो रफ्तार मिली उसे स्रोत जीएसटी के सफल कार्यान्वयन से जोड़ता है। अच्छा, जीएसटी से? हाँ, मतलब जीएसटी ने दिखाया कि एक राष्ट्र एक व्यवस्था जैसा बड़ा बदलाव संभव है, और शायद उसी से इन श्रम सुधारों को भी बल मिला। ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं लग रहा है, बल्कि इसे एक वैचारिक बदलाव की तरह भी पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के सत्यमेव जयते से श्रमेव जयते के नारे का जिक्र है इसमें। बिल्कुल, इसका मतलब है कि श्रम की उतनी ही इज्जत है जितनी सत्य की। श्रमिकों को एक तरह से राष्ट्र निर्माता के तौर पर देखने की कोशिश। सही कहा। और इसी सोच से एक और बड़ी बात जुड़ी है। वो क्या है? इंस्पेक्टर राज को खत्म करना। इंस्पेक्टर राज? हाँ, पहले इंस्पेक्टर का नाम सुनते ही एक डर का माहौल बनता था। हाँ। अब दस्तावेज कहता है कि इंस्पेक्टर की भूमिका एक सलाहकार या मददगार की होगी। फैसिलिटेटर? जी, जिसे फैसिलिटेटर कहा गया है। इसके पीछे दोहरा मकसद है, एक तरफ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो और दूसरी तरफ उद्योगों के लिए काम करना आसान हो, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि इंस्पेक्टर अब फैसिलिटेटर होगा, लेकिन क्या जमीनी हकीकत में ये संभव है? मतलब क्या इससे नियमों के उल्लंघन की अनदेखी का खतरा नहीं बढ़ेगा? ये एक बहुत जायज सवाल है। दस्तावेज इसका जवाब तकनीक में देखता है। तकनीक में कैसे? जैसे अब औचक निरीक्षण वेब आधारित और पारदर्शी होंगे, यानी कौन सा इंस्पेक्टर कहाँ जाएगा ये कंप्यूटर तय करेगा। अच्छा। तो इससे व्यक्तिगत मनमानी की गुंजाइश कम हो जाती है। जाहिर है असली परीक्षा तो इसके लागू होने के बाद ही होगी, लेकिन इरादा प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने का है। ठीक है, तो इस वैचारिक आधार को समझने के बाद अब उन 4 नए कोड्स पर आते हैं। 29 पुराने कानूनों की जगह लेने वाले वो 4 कोड। पहला है मजदूरी पर कोड यानी वेज कोड। इसमें ऐसा क्या जो पहले नहीं था? इसमें जो सबसे बड़ी और कह सकते हैं क्रांतिकारी बात है। क्रांतिकारी? हाँ, वो ये है कि पहली बार देश के सभी 50 करोड़ श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का अधिकार कानूनी तौर पर पक्का कर दिया गया है। एक मिनट, सभी 50 करोड़? जी, इसमें वो 40 करोड़ लोग भी शामिल हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में पहली बार चाहे कोई खेत में मजदूरी कर रहा हो या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा हो, हाँ, या फिर किसी ऐप के लिए डिलीवरी कर रहा हो, उसे एक कानूनी न्यूनतम आय की गारंटी मिल गई है। बिल्कुल। ये तो काम को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। सही बात है। और क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए एक फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट लाया गया है। फ्लोर वेज मतलब एक आधारभूत मजदूरी? हाँ, आप इसे एक तरह की राष्ट्रीय लक्ष्मण रेखा समझ सकते हैं, जिससे नीचे कोई भी राज्य अपनी न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकता। अच्छा। और ये भी अनिवार्य कर दिया गया है कि हर 5 साल में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा होगी, ताकि वो महंगाई के साथ तालमेल बिठा सके। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी तो तय हो गई, लेकिन सिर्फ मजदूरी से तो पूरी सुरक्षा नहीं मिलती।
भविष्य की चिंता, स्वास्थ्य का खर्च, यहीं पर शायद दूसरा कोड यानी सामाजिक सुरक्षा कोड काम आता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें 9 कानूनों को मिलाया गया है। 9 कानून? जी। और ये कोड सुरक्षा का एक पूरा कवच बनाने की कोशिश करता है। इसके तहत ईपीएफ और ईएसआईसी जैसी चीजों का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। ईपीएफ और ईएसआईसी मतलब वो बचत और स्वास्थ्य बीमा जो अब तक मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ही मिलता था। जी हाँ, अब ईएसआईसी की स्वास्थ्य सुविधाएं जो पहले देश के करीब 566 जिलों में थी, उन्हें सभी 740 जिलों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। पूरे देश में? पूरे देश में। लेकिन जो सबसे भविष्योन्मुखी कदम है वो है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना। ये बहुत जरूरी है। मतलब जो लोग ऑनलाइन टैक्सी, फूड डिलीवरी जैसी सेवाओं से जुड़े हैं। जी, उन्हें भी अब ईएसआईसी से जुड़ने का विकल्प मिलेगा। ये बदलते हुए काम के स्वरूप को दी गई एक बड़ी पहचान है। ये वाकई भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम है। चलिए अब तीसरे कोड पर आते हैं। इसका नाम काफी लंबा है, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर कोड, OSH कोड। हाँ, इसमें 13 कानून शामिल हैं। 13। ये किस पर ध्यान देता है? इसका मुख्य ध्यान काम करने की जगह को सुरक्षित और मानवीय बनाने पर है, और इसमें विशिष्ट तौर पर अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए बहुत कुछ है। प्रवासी श्रमिक? जी, सोचिए उस मजदूर के बारे में जो बिहार या उड़ीसा से काम करने के लिए मुंबई या दिल्ली आता है। पहले के कानून में उसे प्रवासी तभी माना जाता था जब उसे किसी ठेकेदार ने भर्ती किया हो। अच्छा, और अब वो मजदूर खुद एक राष्ट्रीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण करके एक कानूनी पहचान पा सकता है। खुद ही? हाँ, खुद ही। इससे उसे सरकार की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, और कुछ बहुत ही मानवीय प्रावधान जोड़े गए हैं। जैसे अब नियोक्ता को उसे साल में एक बार घर आने जाने के लिए यात्रा भत्ता देना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अहम कदम है। मतलब एक मजदूर जो दिल्ली में काम कर रहा है, वो कानूनी तौर पर साल में एक बार अपने परिवार से मिलने अपने गांव जा सकता है, और इसका खर्च नियोक्ता उठाएगा। ये तो उस मजदूर को सिर्फ एक श्रमिक नहीं बल्कि एक अधिकार प्राप्त कर्मचारी बनाता है। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, सभी श्रमिकों के लिए नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर, वो भी जरूरी है। और मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच को भी अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन ये श्रमिक को एक गरिमा और सुरक्षा का एहसास देती हैं। इसी कोड में शायद महिला सशक्तिकरण की भी बात है। जी, अब महिलाओं को उनकी सहमति से हर तरह के काम में, रात की पाली में भी काम करने का अधिकार होगा, बशर्ते उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। हाँ, बशर्ते नियोक्ता उनकी सुरक्षा और आने जाने की पूरी व्यवस्था करे। ठीक है, तो हमने मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और काम की बेहतर स्थितियों को देख लिया। अब आता है चौथा और आखिरी कोड, औद्योगिक संबंध कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। हाँ, ये नाम से ही थोड़ा पेचीदा लगता है, ट्रेड यूनियनों और विवादों से जुड़ा हुआ। हाँ, ये कोड उद्योग और श्रमिकों के बीच के रिश्तों को व्यवस्थित करता है। इसमें 3 पुराने कानूनों को मिलाया गया है। इसका एक मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विवादों को जल्दी सुलझाना है। दस्तावेज कहता है कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर है। सही बात है। इसलिए अब 2 सदस्यों वाला एक न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसका लक्ष्य होगा कि 1 साल के अंदर मामलों का निपटारा हो। और ट्रेड यूनियनों के लिए इसमें क्या खास है? मैंने सुना है कि इसको लेकर कुछ चिंताएं भी थीं। दस्तावेज के मुताबिक ट्रेड यूनियनों को एक व्यवस्थित तरीके से कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। कैसे? किसी भी कंपनी में जिस यूनियन को 51% या उससे ज्यादा कर्मचारियों का समर्थन मिलेगा, उसे एकमात्र वार्ताकार यूनियन का दर्जा दिया जाएगा। एकमात्र? जी, और वही यूनियन प्रबंधन से बातचीत करेगी। लेकिन क्या इससे छोटी या नई यूनियनों की आवाज दबने का खतरा नहीं है? मतलब अगर किसी कंपनी में 49% कर्मचारी एक यूनियन के साथ हो, तो क्या उनकी बात का कोई वजन नहीं रहेगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इस पे काफी बहस भी हुई है। दस्तावेज का दृष्टिकोण ये है कि एक आधिकारिक वार्ताकार होने से फैसले जल्दी और स्पष्ट रूप से हो पाएंगे। हालांकि ये भी सच है कि बाकी यूनियनों को अपनी बात रखने के लिए दूसरे मंच तलाशने होंगे। लेकिन दस्तावेज इस बात पर भी जोर देता है कि हड़ताल करने के अधिकार को कम नहीं किया गया है। अच्छा। बल्कि यूनियनों को वैधानिक मान्यता का एक नया अधिकार दिया गया है। साथ ही इसी कोड में एक और बहुत अच्छी बात है। वो क्या? रीस्किलिंग फंड। रीस्किलिंग मतलब नया हुनर सिखाना? जी,
अगर किसी कर्मचारी की छटनी होती है तो नियोक्ता उसे 15 दिन का वेतन एक नया हुनर सीखने के लिए देगा। अच्छा, यानी अगर किसी की नौकरी जाती है तो कंपनी उसे सिर्फ मुआवजा देके भेज नहीं देगी, बल्कि उसे नया हुनर सीखने में भी मदद करेगी, ताकि वो दोबारा काम ढूंढ सके। हाँ। ये एक बहुत ही सकारात्मक सोच है। जी हाँ, ये कर्मचारी को भविष्य के लिए तैयार करने की एक कोशिश है। तो कुल मिलाकर इन चारों कोड्स को देखें तो दस्तावेज में एक बात बार बार दोहराई गई है, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। इन कोड्स के संदर्भ में इसका जमीनी मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रक्रियाओं का सरलीकरण। सरलीकरण। हाँ, पहले उद्योगों को कई अलग अलग रजिस्टरों को मेंटेन करना पड़ता था, कई लाइसेंस लेने पड़ते थे और अलग अलग रिटर्न भी भरने पड़ते थे। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार अब होगा एक पंजीकरण, एक लाइसेंस और सभी 4 कोड के लिए एक ही रिटर्न। ये तो कुछ जीएसटी जैसा लग रहा है। हाँ, जहाँ कई टैक्स की जगह एक सिस्टम आ गया। इससे उद्योगों के लिए नियमों का पालन करना सस्ता और आसान हो जाएगा। हाँ, और जैसे जीएसटी को समझने और अपनाने में कारोबारियों को समय लगा, क्या इन कोड्स के साथ भी वैसी ही चुनौती नहीं होगी, खासकर छोटे उद्योगों के लिए? चुनौती जरूर होगी। इसीलिए दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि श्रम एक समवर्ती विषय है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं? जी, इन कोड्स ने एक ढांचा तैयार किया है, लेकिन राज्य सरकारों को अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव करने की छूट दी गई है। मतलब एक आकार सब पर फिट नहीं होता वाला सिद्धांत। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये दशकों पुराने कानूनों के जंगल को साफ करके एक नया व्यवस्थित बगीचा लगाने जैसा है। लक्ष्य है कानूनों को सरल बनाना, देश के हर श्रमिक तक सामाजिक सुरक्षा का कवच पहुंचाना, व्यापार के लिए माहौल को बेहतर बनाना और उद्योग श्रमिक संबंधों को टकराव से निकालकर संवाद की ओर ले जाना। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। दस्तावेज में जो दृष्टिकोण है वो एक ऐसे नए भारत का है जहां श्रमिक कल्याण और आर्थिक विकास को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक माना जाए। एक ऐसी व्यवस्था जिसे तकनीक और सरल प्रक्रियाएं ताकत दें और जहां असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को भी वही सुरक्षा और सम्मान मिले जो अब तक सिर्फ संगठित क्षेत्र तक सीमित था। आखिर में स्रोत प्रधानमंत्री के एक विचारोत्तेजक उद्धरण के साथ समाप्त होता है। जी, वे कहते हैं कि नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच एक पारिवारिक भावना होनी चाहिए जहां एक का दुख दूसरे की रातों की नींद खराब कर दे। ये एक आदर्श स्थिति की बात करता है, लेकिन ये भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। कैसा सवाल? जैसा हमने देखा, ये कोड पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ? लेकिन जैसे जैसे तकनीक के साथ काम का स्वरूप और बदलेगा, जहां शायद कोई स्थायी नियोक्ता या कार्यस्थली न हो, तो भविष्य में हमारे कानूनी ढांचों को कर्मचारी और काम की इन नई परिभाषाओं के साथ खुद को कैसे ढालना होगा। सही बात है। ये एक लगातार चलने वाली बहस होगी।